मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ज्ञान क्लासेस चैनल में। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। और यह बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। आइए हम इसके बिना समय व्यक्त किए हम इसको बताते हैं। पहला प्रश्न है, किसने जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला रखी? जर्मनी की एकीकरण, आपका पहले में मतलब बता दूं। आधारशिला का मतलब क्या होता है? नींव। नींव का मतलब क्या होता है? आधारशिला। यानी जब हम किसी मकान को बनाते हैं तो जो हम कुल्हाड़ गाड़ते हैं, नींव रखते हैं नीचे, उसी को नींव कहते हैं। जर्मनी की एकीकरण, जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था उसका नींव यानी आधारशिला किसने रखा था? उसका नाम था नेपोलियन ने। आइए हम आपका दूसरा सब प्रश्न बताते हैं। किसने फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं? अग्रदूत का मतलब भविष्य में आने वाला दुख। भविष्य में आने वाला दुख यानी मतलब आगे आने वाला दुख। फ्रांस की क्रांति जब हुआ था उसमें भविष्य में आगे आने वाला दुख यानी आगे आने वाला दुख को वह व्यक्ति कौन था? उसका नाम था रूसो। रूसो ही था जो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत था। अब आपका तीसरा प्रश्न है, सामाजिक उपबंधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक उपबंधक नामक पुस्तक के लेखक। सामाजिक उपबंधक ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में है और ये बार बार रिपीट करता है बोर्ड एग्जाम में। सामाजिक उपबंधक नामक पुस्तक के लेखक, सामाजिक उपबंधक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। इनका नाम है रूसो, यही है रूसो। 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी में का बात है। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो मैं आपको लुइस सोलवे का शासन था। जब आप पिछली कक्षा में पढ़े हुए क्लास 9th में 1789। 1789 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे क्लास 9th में कि 1789 में लुइस सोलवे का शासन था। लुइस सोलवे। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फ्रांस में कितने वर्ग थे? क्लास 9th में पढ़े होंगे आप। फ्रांस की क्रांति में 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग, मध्यम वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में कुलीन वर्ग आते थे, मध्यम वर्ग में पादरी वर्ग आते थे। पादरी। उसी में क्या है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? ये अलग से एक मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग में कौन सा लोग आते थे? मध्यम वर्ग में वकील आते थे। वकील, वकील आते थे। अदालती कर्मचारी आते थे। कर्मचारी। अब ये सब शिक्षित लोग थे। मध्यम वर्ग में जितने भी लोग थे कौन थे? शिक्षित लोग थे। अब आपका 6वां प्रश्न है। अब आपका 6वां प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रिया था जो ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका ये प्रश्न 1866 में हुआ था। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। आपका 7वां प्रश्न है, प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के दौरान या फिर द्वारा, दौरान या फिर द्वारा, दोनों एक ही बात है, किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? विराम का मतलब युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है वियना संधि। वियना संधि के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा की युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांस और प्रशा की युद्ध कब हुआ? फ्रांस और प्रशा, देखिए यहाँ पे पूछा था ऑस्ट्रिया और प्रशा और यहाँ पे पूछा था फ्रांस और प्रशा। इस दोनों युद्ध में किसकी जीत हुई? इसकी विजय हुई। इसमें भी इसके ही विजय हुई। और ये 1870 में है, ये 1866 में हुआ था। नेपोलियन का मृत्यु, नेपोलियन था इसके, इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट था जिसकी मृत्यु 1821 में हुआ था। इसके नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता इसी का है।
नेपोलियन संहिता को और किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक संहिता, नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नागरिक संहिता। और ये नागरिक संहिता कब हुआ था? 1804 में हुआ था। ये डेट याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर मैं आपको ये वीडियो प्रश्न पसंद आता है तो इस चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे वीडियो में मिलते हैं।